सिविक्स जिसका नाम है ऑन इक्वालिटी। भाई ये बहुत मज़ेदार चैप्टर है, मेरा फेवरेट चैप्टर है। अब एक बात सोच लो भाई, मेरा फेवरेट चैप्टर है तो किस तरीके से पढ़ाने वाला ये तुम खुद अंदाज़ा लगा लो। तो बिना नहीं वेस्ट किए लेट्स गेट इनटू आवर टुडेज वीडियो। तो पर्दे खुल चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस सेशन। भाई इस सेशन के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला रहेगा हमारा राइट टू वोट, फिर रहेगा काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, फिर रहेगा इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, फिर रहने वाला इन इक्वालिटीज एंड अदर्स डेमोक्रेसी। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए ये कांच टूट चुका है। बात करेंगे कांताबेन की स्टोरी की। ठीक है, तो कांताबाई की स्टोरी में क्या होता है कि इनके एरिया में हो रहे थे इलेक्शन। क्या हो रहे थे भाई, इनके एरिया में हो रहे थे मस्त एकदम इलेक्शन हो रहे थे और ये गई थी वोट डालने। ठीक है, इलेक्शन वाला दिन था। ठीक है, इलेक्शन हो रहे थे इनके यहाँ पर, ये मस्त गए थे वोट कास्ट करने। वोट कास्ट का मतलब होता है वोट डालने के लिए। ठीक है, तो वोट कास्ट करने गए थे कौन, ये दो लोग। एक तो कांता देवी थी हमारी और एक थी सुजाता कुमारी। दोनों आपस में क्या थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे। ठीक है, फ्रेंड्स टाइप, ठीक फ्रेंड्स थे ये लोग। अब क्या होता है, ये लोग एक लाइन के अंदर खड़े होते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है कि ये लोग एक लाइन के अंदर खड़े होते हैं जो कि ये थी। ठीक है, अब इस लाइन के अंदर क्या है कि अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर यहाँ पर एक आगे मंजीत कौर एक टीचर खड़ी हैं, तेजस सिंह एक ट्रेडर है, गिरीश राव एक स्टूडेंट है, कांता देवी एक डोमेस्टिक वर्कर है और सुजाता कुमारी भी डोमेस्टिक वर्कर है। अब ये क्या सोच रही हैं कि इज़न्ट इट गुड सुजा, क्या ये अच्छा नहीं है कि हम लोग जब भी वोट करते हैं तो एज ए इक्वल सिटीजन रहते हैं, है ना, एज ए इक्वल सिटीजन रहते हैं। इवन जैन साहब भी हमारे साथ लाइन के अंदर खड़े हैं, तो ये डेफिनेटली हमारे लिए अच्छी बात है। सो गो ऑन कांता, नाउ योर टर्न नाउ। अब क्या होता है, बात बात में कांता की टर्न आ जाती है। अब वो बोलती है कि गो कांता, इट्स योर टर्न नाउ। आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया। मनी मन वो क्या सोचती है कि मैं इस इंसान को वोट दूंगी जिसने प्रॉमिस किया था कि वो पाइप वाटर जो है, पाइप का पानी, वो हमारे एरिया में लेकर के आएगा। ठीक है, तो चलिए भाई देखते हैं आगे क्या होता है। तो प्लेन उड़ा दिया है भाई। देखो कांताबेन की स्टोरी की अगर बात करूँ तो ये देखो, अब्दुल रेहान, शुभम बानो, ग्रेसी लैंग ये कंसल्टेंट हैं, ये गवर्नमेंट ऑफिसर है, रुखसाना मिर्ज़ा ये एक मीडिया पर्सन है। ठीक, अब अगर हम बात करें आगे, सो वी विल सी यू लेटर कांता। यस नमस्ते साहब, गुड़िया हैज़ बीन रनिंग अ फीवर। ठीक है, तो क्या होता है, इनकी जो गुड़िया रानी थी, इसकी एक बेटी थी कांताबेन की, जिसका नाम क्या था भाई, गुड़िया। ठीक है, नाम देखो कितना बढ़िया था, गुड़िया। तो क्या है, इनकी जो छोटी बिटिया थी जिसका नाम था गुड़िया, उसको हो गया था फीवर। ठीक है, वो बुखार से सफ़र हो रही थी। अब क्या हुआ, उसने कहा कि मुझे फटाफट जाना होगा, ठीक है, साहिब जी के घर, मतलब जैन साहब के घर, और वहाँ पे मुझे उनके घर पे साफ़ सफाई करनी होगी, फिर शाम को उसको हॉस्पिटल लेकर के जाना है। फिर अब जब वो होम जाती है तब हैव होम दिस फील यू बेटर व्हेन आई विल बैक इन द इवनिंग वी विल गो टू हॉस्पिटल। ठीक है, अब ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि गुड़िया पहली बार बीमार हुई हो, ये हमेशा बीमार होती थी बिकॉज ऑफ बस्ती को क्लीन नहीं किया जाता। ये रहते कहाँ थे, एक बस्ती में। ठीक है, ये लोग एक बस्ती में रहा करते थे जो कि क्लीन नहीं करी जाती थी कभी भी। कहीं भी आप देख लो जाकर तो इसको क्लीन नहीं किया जाता था, समझे। इसको क्या नहीं किया जाता था, क्लीन नहीं किया जाता था। और यही मेन कारण था कि गुड़िया बीमार पड़ जाती थी। समझ गए, आई होप समझ गए होगे। ठीक, तो बस्ती क्लीन नहीं होती थी तो भाई बीमार पड़ जाती थी बेचारी। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मेक श्योर यू डू द कॉर्नर्स प्रॉपर्ली। ये जैन साहेब है, ये जैन मैडम है। ठीक है, जैन मैडम अब ये बोल रही है मेक श्योर यू डू द कॉर्नर्स प्रॉपर्ली, कोनों को ढंग से साफ करना है। वो कांता भाई वो वाला कॉर्नर छूट गया, उसको ढंग से साफ करो। ठीक है, तो ये तो मस्त अपना सेब खा रही है ना मस्त मज़े से, वहाँ कांता बेन अपनी अलग ही टेंशन में है। यहाँ पे क्या है, हेयर इज एडवांस कांता बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट। नो मैडम, क्या बोल रही है कि ये तुम्हारा एडवांस तो है कांता, लेकिन इसकी हैबिट मत बना लेना। तो उसने कहा नहीं मैडम नहीं बनाऊंगी। अब क्या होता है, ये अपनी बेटे को अस्पताल लेकर के जाती है। जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी। तो क्या होता है, वो पूछती है कि मम्मी और कितनी देर, तो वो बोलती है जस्ट फ्यू मिनट्स मोर बेटी, कुछ देर और। फिर ये मनी मन सोचती है कि जैन मैडम और जैन साहब को वो जब वोट देने आए थे तब तो उन्हें लाइन में खड़ा होना पड़ा, लेकिन उनको कभी भी लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ा होगा जब उनकी बच्चे बीमार होंगे।
ठीक है। तो ये दिमाग में थॉट उसके क्यों आया वो हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। चलो, तो कांताबेन की स्टोरी हम लोगों ने पढ़ ली है। बात करेंगे कास्ट सिस्टम की। तो कास्ट सिस्टम ना बेसिकली जिसकी हम बात करेंगे, जो आज की तारीख में कास्ट सिस्टम है और जो पहला कास्ट सिस्टम हुआ करता था, बहुत डिफरेंस है उनमें। समझाता हूँ कैसे। देखो भाई, पहले 5 तरीके के कास्ट हुआ करते थे, ठीक है, सॉरी 4 तरीके के, ठीक है, एक और चौथे वाले के अंदर एक सब डिवीजन हुआ करता था। जैसे कि ये देखो, पहले तो हमारे ब्राह्मण्स हो गए भाई। ब्राह्मण्स तो सबको ही पता है भाई, जो ब्राह्मण लोग हैं यानी कि जो संत साधु हैं वो ब्राह्मण्स हो गए। फिर हमारे कौन भाई, फिर हमारे क्षत्रिय क्लास वाले लोग, फिर हमारे क्षत्रिय क्लास वाले लोग कौन आ गए अब, क्षत्रिय वाले, जो हमारे क्षत्रिय क्लास से बिलोंग करते हैं। वो कौन है बेसिकली हमारे, वो हैं हमारे क्षत्रिय, ठीक है, वो हमारे कौन है भाई, वॉरियर्स। फिर हमारे आते हैं वैश्य। वैश्य क्या है भाई, ये ट्रेडर्स हुआ करते थे, ठीक है, इनसे सामान लिया जाता था, ये होल सेलर हुआ करते थे, ठीक है। और ये हमारे कौन हो गए बचे हुए, ये हमारे शूद्र, चौथे वाले शूद्र। शूद्र के अंदर भी एक और कैटेगरी थी जिसका नाम था अति शूद्र, ठीक है। फिर इसको अगर हम कंबाइंडली देखें तो कंबाइंडली इसको कहा गया एज दलित्स, ठीक है, इसको क्या कहा गया, एज दलित्स। इसका मतलब होता था टू ब्रोकन, ठीक है, ब्रोकन। दलित का मतलब होता था क्या भाई, वो ब्रोकन। अब एक बात सोचो, ब्राह्मण्स हमारे जो प्रीस्ट हो गए, ठीक है, ब्राह्मण्स हमारे ये तो वही हमारे संत साधु, ठीक है, प्रीस्ट। ये हमारे वॉरियर्स हो गए, ये भी सबको पता है ना, ये तो वॉरियर्स हो गए हमारे। वैश्य कौन, हमारे ट्रेडर्स हैं। अब अगर बात करें हम शूद्रों की, तो शूद्र का क्या होता था, अब वो समझो भाइयों। शूद्र को काम हुआ करता था क्लीनिंग का, ठीक है, इनको मतलब क्लीनिंग करनी पड़ती थी, सोसाइटीज़ की क्लीनिंग करनी पड़ती थी। और वहीं अति शूद्र की अगर हम बात करें तो अति शूद्र सीवेज या फिर सीवर, जो आप जानते हो, सीवेज क्लीनिंग करते थे, सीवेज क्लीनिंग। ये लोग क्या किया करते थे, सीवेज की क्लीनिंग किया करते थे, समझ गए। तो ये एक पुराने टाइम का कास्ट सिस्टम हुआ करता था। हालांकि कास्ट सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया कब, जब BR अम्बेडकर ने दलित के लिए आवाज़ उठाई और उनको भी राइट्स दिए। पहले क्या होता था, जो ब्राह्मण वगैरह थे उनको सुपीरियर माना जाता था, ठीक। तो क्या हुआ, कुछ ब्राह्मणों ने इसका गलत इस्तेमाल किया। तो इन्होंने क्या कहा कि जितने भी अधिकार हैं वो सब ब्राह्मण्स के हैं और शूद्रों का कुछ भी नहीं है, ठीक। और क्या है कि सबको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, सबको ब्राह्मण्स के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक। तो यही होता था पहले के टाइम पर। चलो, इतनी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। चलें आगे, चलते हैं आगे भाइयों, बात कर लेते हैं फिर से नेक्स्ट। तो भाई जूठन, अब क्या है, एक बुक है जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखी थी, जूठन। जूठन का मतलब क्या होता है, जब आप खाना बचा हुआ, जब आप खाना खा रहे हो तो उसके अंदर आपने खाना को छोड़ दिया, तो यही क्या कहलाती है, जूठन, ठीक। अब जूठन इन्होंने ये सूट करता है अनटचेबल्स पे। ये मतलब ये जो जूठन वर्ड है ये सूट करता है फॉर दलित्स, ठीक है। ये क्या है, अनटचेबल्स लाइफ, ये अनटचेबल्स की लाइफ है। क्या है, होया क्या कि एक दिन जब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, अब 4th क्लास की बात बता रहे हैं अपनी, ठीक है, तो 4th क्लास में जब ये थे तो क्या होता है, अपनी सुंदर सी क्लास के अंदर बैठे थे। अब क्या होता है, बेवजह इनको टीचर क्लास से बाहर भगा देते हैं और कहते हैं कि जो बड़ा सा ग्राउंड दिख रहा है उसमें जाके झाड़ू लगा। अब खुद सोचो, 4th क्लास का बच्चा झाड़ू लगाए, वो भी बहुत बड़े ग्राउंड में। क्या हुआ, अब टीचर की बात तो टाल नहीं सकते, क्योंकि टीचर की बात अगर टाली तो हम टाल दिए जाएंगे, है ना, यही दिक्कत थी वहाँ की उस समय। तो क्या हुआ, इन्होंने कहा ठीक है भैया जाते हैं। अब इन्होंने झाड़ू उठाई तो झाड़ू लगाया, बड़ा ग्राउंड है तो झाड़ू तो लगी नहीं ढंग से। तो क्या हुआ, एक दिन बीता, 2 दिन बीत गई 3 रातें, लेकिन ख़त्म ना हुई ये टीचर की बकवास वाली बातें, है ना। तो क्या हुआ, एक दिन इन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को किसने देख लिया, इनके फादर ने देख लिया, ठीक है, इनके फादर ने इनको देख लिया झाड़ू लगाते हुए। तो ये गए स्कूल के अंदर और गए, बोले मास्टर जी
ये क्या करते हो आप? छोटे बच्चे से झाड़ू लगवाते हो, आपको शर्म नहीं आती? ये क्या चल रहा है आपके स्कूल में? तो मास्टर जी तो अलग ही चौड़ में घूम रहे हैं, ब्राह्मण जो ठहरे तो कहते हैं बिकॉज ऑफ आपके बेटे ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित हैं, इसलिए उनसे इस तरह का काम करवाया गया। तो सोचो भाई उस समय किस तरीके की धारणा हुआ करती थी अनटचेबल्स के लिए। चलो भाई पढ़ने पलटते हैं एनसीईआरटी के और अपनी इस मूवी के। देखो भाई तुम लोग अगर कुछ नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो, लेकिन आप मूवी इसको एंजॉय करो भाई, ठीक है? आज मैं तुमको मूवी दिखा रहा हूँ, मूवी देखते रहो, बस तुम एंजॉय करो। चलो बात करेंगे अंसारीज की। तो ये देखो ये मिसेस एंड मिस्टर अंसारी थी, जिनको चाहिए था एक घर। अब क्या होता है कि घर लेने जब जाते हैं तो इनको जो लेके गया था घर दिखाने, क्या हुआ उसकी वहाँ के जो मैनेजर थी उससे हुई बात। अब इसने कहा कि ये बताया नहीं तुमने ये कौन है? अच्छा अंसारी है, अरे अंसारियों को तो नहीं दे सकते हम यहाँ पे फ्लैट। तो ये वापस गए। अब इन्होंने बोला आप अंसारी हैं और आप इसी वजह नॉन वेज खाते हैं, इस वजह से आप आपको रूम नहीं दे सकते हैं। हालांकि एक फैक्ट बताता हूँ तुमको, अंसारियों को ये जो मिसेस अंसारी थी और मिस्टर अंसारी मिसेस अंसारी एंड मिस्टर अंसारी जो थे, इनको बगल वाले घर से मछली बनने की महक आ रही थी, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है ये गए दोबारा से। अब क्या होता है इनका जो इनको दिखाने ले गया था घर, वो बोलता है कि मिसेस अंसारी थी, आप लोग एक काम करिए अपना जो सरनेम है उसको अंसारी से चेंज करके आप कुमार रख लीजिए तो मिल जाएगा आपको फ्लैट। उन्होंने कहा नहीं हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। तो क्या हुआ फिर इनके मिस्टर अंसारी जी ने करी मेहनत। 1 महीने की मेहनत के बाद इनको फाइनली एक घर मिल ही गया, 1 मंथ की मेहनत के बाद, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना, किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होगा, समझ गए? लेकिन हालांकि इनके साथ ऐसा क्यों किया गया? बेसिक रीज़न ये था कि जो अंसारी थे वो एक शूद्र कैटेगरी से बिलोंग करते थे, इस वजह से इनको फ्लैट नहीं दिया गया। समझ गए होगे? चलो आगे। तो भाइयों पेपर प्लेन उड़ गया है। बात कर लेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इक्वालिटी इन इंडिया की। भाइयों इक्वालिटी की बात करने वाले हैं। देखो एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ। देखो पहला पॉइंट क्या है? एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ। मतलब अपनी 6th क्लास में भी चीज़ पढ़ी होगी कि हर इंसान लॉ के बिफोर मतलब कानून के पहले इक्वल है। हाँ मतलब जब तक कानून नहीं लागू होगा तब तक सारे लोग इक्वल हैं। जब कानून लागू होगा तब ये देखा जाएगा कौन इनोसेंट है और कौन गिल्टी है, ठीक है? अब अगर आप पूछो इनोसेंट और गिल्टी क्या होता है, तो इनोसेंट का मतलब होता है, सबको पता है भाई, जो कि बेकसूर होता है। और गिल्टी कौन? जिसका कसूर मेनली होता है, जो गलती करता है, ठीक? आगे नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ, वेदर दे आर मेल और फीमेल। एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। क्या है कि कोई भी पर्सन, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देखो 2 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 15। ये 2 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो कि हमारी अनटचेबिलिटी या फिर जो डिस्क्रिमिनेशन की प्रैक्टिसेस होती हैं इनको अबॉलिश करते हैं, ठीक है? ये 2 कानून ऐसे हैं जो इक्वलिटी को प्रमोट करते हैं। लेकिन हालांकि क्या होने वाला है, अभी 1 जुलाई से सारे कानून चेंज होने वाले हैं, तो क्या पता आर्टिकल 14, 15 भी चेंज हो जाए। तो मैं आपको इसको अपडेट करके कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दूंगा 1 जुलाई के बाद, ठीक है ना? तो आपको इस पे पूरी तरीके से हावी नहीं होना है, ठीक है? हाँ आर्टिकल 14, 15 अभी तक तो है लागू ये चीज़ें, लेकिन आगे चल के दोबारा से ये चेंज होने वाली हैं, ठीक है? लॉ के अंदर सारी चीज़ें चेंज होंगी, ठीक? अब देखते हैं भाई, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड। अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया, थोड़ा ऊपर करने वाला, तो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया है। वैसे अगर मैं बताऊँ तो अच्छा हाँ ये चीज़ नहीं चेंज होंगे भाई, कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी ना चेंज होगा, सॉरी, ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चेंज होने वाला, हमारा लॉ चेंज होने वाला है। मतलब जो जैसे आपको पता होगा तो मर्डर का केस कब लगता था? 302 वाली धारा पे लगता था, अब वो 103 में हो गया। तो ये धाराएं चेंज हुई हैं, ठीक है? बाकी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चेंज होगा, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चेंज होगा, ठीक? चलिए भाई देखते हैं आगे। एयरप्लेन उड़ा दिया है हमने, अब बारी आती है सोशल अदर डेमोक्रेसी भाई।
हमने अपनी डेमोक्रेसी तक बात कर ली, लेकिन दूसरों की भी तो डेमोक्रेसी की थोड़ी सी चुगली करी जाए। चलो भाई चुगली करवा ही देते हैं तुमको थोड़ी सी। चलो बात कर लेंगे यूएसए और अफ्रीकन की। अगर हम बात करें इन द यूएसए, द अफ्रीकन अमेरिकन whose ancestors were slaves who were brought over from Africa continue to describe their lives today as largely unequal. They were treated extremely unequally in the US and denied equality through the law. The Civil Rights Act of 1964 prohibited discrimination on the basis of race, caste और religion. कहने का मतलब क्या है, यूएसए के अंदर जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, मतलब जिनके जो एंसेस्टर्स थे वो स्लेव हुआ करते थे, उनको अफ्रीका से लाया गया था। उन्होंने ये डिस्क्राइब किया है कि वो किस तरीके से लार्जली अनइक्वल है, अनइक्वल नहीं, लार्जली अनइक्वल, थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, तो क्या है वो लार्जली अनइक्वल है। दे वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली इन द यूएस, मतलब उनको बहुत ज़्यादा अनइक्वली ट्रीट किया जाता था थ्रू द लॉज। ठीक है, मतलब वहाँ के लॉज ऐसे काम करते थे जो इक्वालिटी को डिनाई किया करते थे। ठीक है ना, चलिए भाइयों पानी पी लिया है। द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। रेस का मतलब कलर, कलर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे आप लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। समझ गए? चलते हैं आगे भाइयों, चलेंगे आगे। ऐसी एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन की बात हम लोग करने जा रहे हैं जिनका नाम था रोज़ा पार्क्स। क्या है, बात है दिसंबर 1, 1995 की। ठीक है, तो दिसंबर 1, 1995 की बात है ये एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन जिनका नाम था रोज़ा पार्क्स, ये काम से थकी हारी, है ना, एकदम थकी हारी होकर के घर को लौट रही थी। अब क्या होता है, ये बस में गई और बैठ गई एक सीट लेके। अब क्या होता है, बस में एक वाइट आदमी चढ़ता है और वो उनसे कहता है कि हे यू ब्लैक वुमेन लीव दैट सीट, ऐसा कुछ कहता है वो, कि वो ये कहता है बेसिकली कि ये सीट छोड़ो, यहाँ पे मैं बैठूंगा। अब रोज़ा पार्क्स ने मना कर दिया। और पहले के टाइम पे अगर वाइट इंसान को तुमने किसी चीज़ के लिए मना किया, वो तो मतलब वाइट इंसान ऐसा हो जाता था कि भाई एकदम फ्यूरियस, एकदम गुस्सैल कि अरे मेरे से ऐसा कैसे कह दिया, मैंने जो कहा माना कैसे नहीं इसने। तो क्या हुआ, वहीं से एक छोटी सी जो चिंगारी थी ये भड़क गई और अंत जन्म किसको दिया भाई, सिविल राइट्स एक्ट का, सिविल राइट्स एक्ट का। ठीक है, ऑफ 1964 बेसिकली ये कब लॉन्च हुआ था, जब सिविल राइट्स मूवमेंट किया गया था, समझे। तो ये छोटी सी कहानी से पूरा का पूरा इन्होंने इतिहास ही बदल दिया था। चलिए आगे, चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी क्या है बेसिकली। देखो, जो हमारी इंडिया है, आपने पढ़ा होगा, तो एक डाइवर्स कंट्री है। अगर डाइवर्स की बात करी जाए तो अगर ये कंट्री डाइवर्स, तो इसको कंसोलिडेट करने के लिए, इसको एकजुट करने के लिए आपको इसको इक्वल बनाना होगा। मतलब सबके अधिकार सेम रखने होंगे, ना किसी को रिलीजन के बेस पे बांटा जाएगा, ना किसी को रेस के बेस पे बांटा जाएगा। मतलब किसी को या ना तो रिलीजन के बेस पे बांटा जाना चाहिए, ना तो रेस के बेस पे बांटना चाहिए, और ना ही कास्ट के बेस पे बांटना चाहिए, और ना ही प्लेस ऑफ बर्थ या फिर ओरिजिन, इनके बेस पे बांटना चाहिए। इनमें से किसी के भी बेस पे जो डिवीज़न होता था पहले, अब उसको अबॉलिश कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, कास्ट हो गया, ओरिजिन हो गया, रिलीजन हो गया, रेस हो गया, समझ गए। अब ये रेस वो भागने वाली रेस नहीं है, रेस का मतलब कलर होता है। ठीक है ना, समझ गए हो गया आई थिंक। चलो, तो इसी के साथ चैप्टर हुआ समाप्त। आई होप तुमको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कोई डाउट, किसी प्रकार का डाउट है तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इसी तरीके से आपको मेरे चैनल के ऊपर और भी अमेजिंग सी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।